आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संविधान निर्माण समिति के बारे में। तो इसके जो विभिन्न आयाम हैं तो उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि, निर्माण प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, विवाद और अंततः हम इसके निष्कर्ष देखेंगे क्या क्या हुआ। तो जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो संविधान सभा के निर्माण की बात कब से शुरू हुई उसको हम देखेंगे पृष्ठभूमि में, है ना। तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने 1922 में मांग की गई थी कि संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद उसके पश्चात नेहरू रिपोर्ट 1928 में मांग की गई कि संविधान सभा का गठन भारतीय द्वारा किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन में स्वीकार कर लिया था कि संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा। उसके पश्चात जब क्रिप्स मिशन आया उसके पश्चात जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने संविधान सभा के गठन का प्रारूप को निर्धारित कर दिया कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे होगा, उसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी। तो क्या क्या प्रक्रियाएं थीं संविधान सभा के गठन की। सबसे पहले उसने बोला कि कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी, है ना। कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी और उसमें से 389 में से दो 389 में से जो 296 सदस्य होने थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्यों से ब्रिटिश सरकार के अधीन जो राज्य थे और वहाँ पर जो प्रांतीय विधायिकाएँ हुआ करती थी तो उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश सरकार थी, उसके अधीन 3 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थीं। सबसे पहले थी देसी रियासतें, उसके बाद थे कमिश्नरी क्षेत्र, उसके बाद थे प्रांत, है ना। तो जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, ये सारे प्रांत थे। और कमिश्नरी क्षेत्र जैसे दिल्ली हो गया, है ना, कुर्ग हो गया, ये सब कमिश्नरी क्षेत्र थे, है ना। तो जो 296 सदस्य होने थे तो जो ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्य थे वहाँ पर जो प्रांतीय विधायिका थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने थे। और जो निर्वाचन होना था वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से होना था। अब ये पद्धति क्या होती है जब हम संसद देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। और जब जो 93 सदस्य होने थे, 389 में से जो 93 सदस्य होने थे वो देशी रियासतों से मनोनीत किए जाने थे। और यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रति लाख जनसंख्या पर राज्यों को एक सीट दी जाए। तो जो संविधान सभा के गठन का प्रारूप था वो कैबिनेट मिशन में निर्धारित किया गया था। यह प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी पृष्ठभूमि हमने देखा कि कब कब मांग करी गई और क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन हमने देखा इसमें। उसके बाद हम जब संविधान निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो संविधान निर्माण की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ पर आप याद रखना कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो भारत के आज़ाद होने से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो चुकी थी, है ना। तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप पर चुना गया, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उसके बाद जब 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर को हुई तो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो भावी संविधान की रूपरेखा थी, जिसे 22 जनवरी 1942 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन फंसाना होता है तो वो ये बोल देते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव का जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, वो अम्बेडकर ने तैयार किया था, लेकिन ये गलत है। इसका जो ड्राफ्ट है उद्देश्य प्रस्ताव का वो नेहरू ने तैयार किया था, है ना। तो इसको याद रखना। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण हो गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं और उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, जैसे कि नागरिकता, चुनाव से संबंधित प्रावधान, अस्थायी उपबंध एवं अंतरिम संसद, है ना। तो अंतरिम संसद यानी कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते जब तक यह संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। उसके बाद देखा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात ऐसी कोई है नहीं, सिर्फ आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं कि कौन अध्यक्ष था, कौन संवैधानिक सलाहकार थे और किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया,
और 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रावधान लागू हो गए थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, फैक्चुअल बातें। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली। अब कार्यप्रणाली के बारे में कहा जाता है संविधान सभा की कि यहाँ पर कोई भी निर्णय लिया गया वो वोटिंग के द्वारा नहीं लिया गया, मतलब किसी भी फैसले पर वोटिंग नहीं हुई, जबकि सर्वसम्मति से आम सहमति बनाकर निर्णय लिए गए। अब इसके पीछे संविधान सभा के जो निर्माता थे उनकी यह मंशा थी कि यदि बहुमत कराया जाता तो जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जैसे कि कांग्रेस बहुमत में थी संविधान सभा में, लेकिन जो अन्य दल थे वो उनका इतना बहुमत नहीं था, तो इससे यह भावना हो सकती थी कि वो अलगाव महसूस करें। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे। उसके अलावा प्रत्येक पक्ष एवं सदस्यों के विचारों का सम्मान किया गया, मतों का सम्मान किया गया, और बहुमत के द्वारा अल्पमत पर विचारों को थोपने का प्रयास नहीं किया गया। और यह सभा में गैर कांग्रेसी सदस्यों को शामिल करने से स्पष्ट हो जाता है। ओके, तो अब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, तो इसको आपको सभी को याद रखना है, क्योंकि MCQs में बना के दे देते हैं कि इनमें से कौन सा कांग्रेसी सदस्य नहीं था या फिर था। तो आपको याद रखने हैं, जितने भी सदस्य थे ये गैर कांग्रेसी सदस्य थे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद थे, जैसे कि अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, सोवियत संघ का प्रभाव भी था। उसके बाद ही गांधीवादी सिद्धांत जो उन्होंने दिया था पंचायती राज से संबंधित, वो भी उनके पास एक विकल्प था। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उनमें से जो अधिकांश सदस्य थे उदारवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। उदारवादी विचारधारा इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को वो मतलब फ्लेक्सिबल थे। यदि कोई चीज़ अच्छी है, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है, तो वो उसको अपनाने से परहेज नहीं करेंगे, भले ही वह विदेशी हो या फिर स्वदेशी हो, है ना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न देशों से विभिन्न तत्वों को ग्रहण किया, है ना। तो ये हुआ। उसके अलावा संविधान सभा में विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो अब ये समितियाँ संविधान सभा में यदि प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है तो प्रोबेबल उसमें यही रहता है, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि संविधान समितियों से क्वेश्चन आए। तो ये मैंने संविधान समितियों को यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा कि जो संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति थी एवं राज्य समिति थी, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित करी गई थी। उसके बाद पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक मामले एवं जनजातीय अधिकारों से संबंधित समिति गठित करी गई थी। सलाहकार समिति एवं अपवर्जित क्षेत्र समिति पटेल की अध्यक्षता में गठित करी गई थी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी अस्थायी एवं तदर्थ समिति, विधि प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित करी गई थी। JB कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकार संबंधी उप समिति एवं झंडा समिति गठित करी गई थी। KM मुंशी की अध्यक्षता में कार्य संचालन समिति, अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। SC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, उसके अलावा गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र समिति का गठन किया गया था। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना। और उसके बाद संविधान सभा से संबंधित जो विवाद हैं उसको देख लेते हैं। तो संविधान सभा से जो विवाद हैं उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जो उसकी प्रकृति को लेकर विवाद हैं और एक उसके संप्रभु प्रकृति को लेकर विवाद है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रकृति से संबंधित विवाद देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकृति कैसी थी संविधान सभा की। तो संविधान सभा में आधे सदस्य थे निर्वाचित थे तथा आंशिक मनोनीत थे। जैसा कि आपको मैंने बताया पहले कि कैबिनेट मिशन में यह तय किया गया था कि जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थी वो मनोनीत होंगे। इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्य थे विभिन्न, वहाँ से जो सदस्य होंगे उनको प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसलिए आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत थी। तो इसकी प्रकृति के संबंध में पहला विवाद उठता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस का निर्णायक बहुमत हुआ करता था, इसलिए बोल दिया जाता है कि कांग्रेस जो चाहती थी वह प्रावधान संविधान में ऐड
कर सकती थी, है ना। लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य जैसे कि अम्बेडकर, के.टी. शाह, हृदयनाथ कुंजरू की संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी सदस्यों ने अपनी मनमानी की हो। अब यहाँ पर अम्बेडकर की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्हें तो बिल्कुल ड्राफ्टमैन कहा जाता है भारतीय संविधान का। तो ड्राफ्ट तो इन्हीं ने तैयार किया था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। उसके अलावा समाजवादियों को सभा में आमंत्रित किया गया था, बट इन्होंने इनकार कर दिया। इसके अलावा साम्यवादियों एवं मार्क्सवादियों ने भी सभा का बहिष्कार किया और हिंदू महासभा ने भी भारत संविधान सभा में भाग नहीं लिया, है ना। तो इनको आमंत्रित किया गया था, अब इन्होंने भाग नहीं लिया, तो इसमें कांग्रेस वालों की क्या गलती है ना। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जानबूझकर अपना निर्णायक बहुमत बनाए रखना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियां थीं कि उसका बहुमत हो गया। इसके अलावा कांग्रेस तत्कालीन समय का सबसे बड़ा लोकप्रिय दल था, है ना। तो इसमें स्वाभाविक है कि उसको सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती संविधान सभा में, है ना। तो प्रकृति से संबंधित पहला विवाद था, तो इसका हमने आर्ग्यूमेंट में विपक्ष में 3 पॉइंट काफ़ी हैं। और उसके बाद दूसरा विवाद है कि संविधान सभा प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं थी। प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं थी इसका मतलब है कि जो इंडिया की जो जनता है ना, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? इसके 3-4 रीज़न हैं। सबसे पहले क्या है कि निर्वाचन आम जनता द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि तत्कालीन समय में जो प्रांतीय विधानसभा में चुनाव में मतदान का अधिकार था वो बहुत ही सीमित था। कहा जाता है कि सिर्फ 28.5% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जो संपन्न एवं शिक्षित वर्ग से संबंधित होते थे। और उसके अलावा देसी रियासतों से तो आपको पता ही है कि मनोनीत किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व था वो पूर्ण नहीं था या अप्रतिनिधित्वपूर्ण थी संस्थाएं, है ना। तो कह दिया जाता है कि आम जनता के द्वारा संविधान निर्माण की कल्पना तो दूर की बात है, इसका निर्माण बहुमत जनता के द्वारा भी नहीं किया गया था, है ना। अब इसके जो विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं वो ये हैं कि ऐसे तो ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि ये आम जनता के द्वारा नहीं किया गया था, ये नहीं किया था, फलाना ढमकाना सतरा। लेकिन यदि हम उस टाइम की परिस्थितियाँ देखें तो क्या चुनाव कराना, प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव था या व्यवहारिक था? अब तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थीं? आर्थिक संकट मौजूद थे, कश्मीर में और कबालियों के बेस में पाकिस्तान का हमला हो गया था, तेलंगाना में साम्यवादी आंदोलन हो रहे थे, उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में उपद्रवी गतिविधियाँ चल रही थीं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, शरणार्थी संकट था, है ना। और रियासतों के विलय की समस्या विद्यमान थी, मद्रास में सूखे की समस्या थी। अब ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कराना कहाँ तक संभव था या कहाँ तक उचित था या कहाँ तक व्यवहार होता, है ना। तो यह उचित ही था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा लिया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। उसके अलावा दूसरा तर्क दिया जाता है कि संविधान निर्माण विशेषज्ञता का कार्य है और विशेषज्ञों द्वारा संविधान निर्माण लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र का सैद्धांतिक अभिप्राय होता है जनता का शासन, किंतु व्यवहारिक रूप में जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है, और जो संविधान सभा के सदस्य थे वो जनता के प्रतिनिधि थे, है ना। तो यह तर्क भी उचित नहीं है कि संविधान सभा अप्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं थी। यदि तत्कालीन समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो उस हिसाब से संविधान सभा भारतीय जनता का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करती थी, है ना। और अब हम जो अगला विवाद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके जो अगला पॉइंट है इसी में कि संविधान सभा अप्रतिनिधित्वपूर्ण थी, तो उसी में हम लोग विपक्ष में अगला पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा विविधतापूर्ण भारतीय समाज का प्रतिबिंब था, है ना। कि संविधान सभा में विविधतापूर्ण भारतीय समाज का प्रतिबिंब था। कैसे था? एक तो संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, और कांग्रेस भी उस समय का ऐसा दल था जिसमें विभिन्न जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म से संबंधित लोगों थे। तो कांग्रेस को हम भारतीय समाज का एक लघु रूप कह सकते थे। और इसके अलावा जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा की जो प्रतिनिधित्व था उसको पूर्णता प्रदान की, संपूर्णता प्रदान की, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आता है 100 शब्दों में या 30 शब्दों में कि संविधान सभा अप्रतिनिधित्वपूर्ण थी या प्रतिनिधित्वपूर्ण थी, तो आपके पास पर्याप्त मैटर है लिखने के लिए। काफ़ी 8-10 पॉइंट हो गए हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब अगला विवाद होता है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। तो क्यों नहीं संप्रभु थी?
क्योंकि इसका जो निर्माण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर किया गया था, जिसकी घोषणा ब्रिटिश संसद ने की थी, है ना। और कैबिनेट मिशन में भारत सरकार को सिर्फ 3 विभाग सौंपे गए थे, प्रतिरक्षा, विदेश एवं संचार। अब जिस सरकार के पास सिर्फ 3 मामले हों, वो कहाँ तक संप्रभु है। संप्रभु का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि कोई भी सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र है या नहीं है ना। अब स्वतंत्रता तो दूर की बात है सरकार की, उसके पास सिर्फ 3 विभाग ही हैं, उसके पास तो सारे विभाग ही नहीं हैं, तो वह स्वतंत्र कहाँ से होगी, है ना। और उसके अलावा अगला तर्क दिया जाता है कि गठन भारतीयों द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, अतः ब्रिटिश संसद कभी भी इसे भंग कर सकती थी। अब गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, तो गठन उसको विघटित करने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को था। ऐसा तर्क दिया जाता है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, परंतु संविधान सभा को संप्रभु ना मानना उचित एवं तार्किक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां देखें ना हम, तो यदि वैधानिक रूप से तो भारत का शासन ब्रिटिश के अधीन था, लेकिन राजनीतिक रूप से शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित हो गया था, यानी कि अंग्रेजों को जाना तय था कि इनको जाना ही जाना है, भले ही कुछ टाइम लग जाए। उसके अलावा जब नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि भारत एक संप्रभु राज्य है ना। और संप्रभुता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी से संबंध ना हो, है ना। तो ऐसा ही है। तो जो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु थी उसके विपक्ष में। और उसके अलावा जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में आपको याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा या संविधान सभा के द्वारा भारत में सर्वसमावेशी शासन प्रणाली का आधार निर्मित किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को की गरिमा का सम्मान किया गया है। अब सर्वसमावेशी शासन प्रणाली का आधार, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी तबका हो, कोई भी संप्रदाय से संबंधित हो, उसका भारत की मुख्य धारा में समावेश करने का प्रयास किया गया है। और ऐसी प्रणाली विकसित करी गई है कि सबकी गरिमा का सम्मान हो, सभी नागरिकों की गरिमा का सम्मान किया जा सके। अब इस टॉपिक में ज़्यादा समझने वाला तो कुछ था नहीं, से ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल थी, तो मैंने नोट्स में सारी दे दी हैं, तो आप इसको पढ़ लेना, इसको इसी से आपका काम चल जाएगा, है ना। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।